Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म 61A और SFT प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स की डिस्कशन की थी, जिसपे कि फॉर्म 61A और SFT प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स की जो लास्ट डेट थी वो 31 मई 2022 की थी। जी हाँ, 31 मई 2022 तक आपको आपका फॉर्म 16A या SFT प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स फाइल कर देना था। अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना रिस्पॉन्स फाइल नहीं किया है तो उसे आप अभी जाके रिपोर्टिंग पोर्टल पे फाइल कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि वो रिस्पॉन्स कैसे फाइल करना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि आज हम आपके लिए क्या टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म DPT 3 का। जैसे हमने 31 मई की कंप्लायंस आपको पहले ही बता दी थी कि आपको कैसे करनी है, ऐसे ही 30 जून 2022 की एक न्यू कंप्लायंस आ रही है जिसे हम बोलते हैं DPT 3 की कंप्लायंस, जिसे एवरी फाइनेंशियल ईयर को कंपनी को देना होता है। तो क्या सर ये सभी कंपनीज को फॉर्म DPT 3 की कंप्लायंस करनी होती है या सिर्फ उन्हीं कंपनीज को करनी होती है जिन कंपनीज ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए होते हैं, चाहे मेंबर से या पब्लिक से? आपको आज के वीडियो के एंड तक ये पता लग जाएगा कि आपकी कंपनी के केस में फॉर्म DPT 3 लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत प्रोफेशनल्स की कंफ्यूजन आती है कि हमने एक कंपनी से लोन लिया हुआ है, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग से डायरेक्टर से रिलेटेड हमारी कंपनी के ओनली कस्टमर एडवांसेस खड़े हैं, तो क्या हमें फॉर्म DPT 3 फाइल करना पड़ेगा? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो जी हां, वीडियो के एंड तक हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन ऑल अबाउट फाइलिंग ऑफ फॉर्म DPT 3। जब हम DPT 3 की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह बात करनी है कि DPT 3 कैसे फाइल करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लॉ पे कि लीगल रिक्वायरमेंट में कहां दिया हुआ है ये कि हमें DPT 3 फाइल करना है। कंपनी डिपॉजिट रूल्स के रूल 16, अगर हम कंपनी डिपॉजिट रूल्स का रूल 16 देखते हैं तो रूल 16 हमें बोलता है कंपनी डिपॉजिट रूल्स का रिक्वायर्स टू फाइल फॉर्म DPT 3। हमें रूल 16 बताता है कि DPT 3 को फाइल करना है ऑन और बिफोर 30th जून ऑफ एवरी ईयर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो हमें 30 जून 22 तक DPT 3 देना है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो हमें 30 जून 2023 तक DPT 3 देना है। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का DPT 3 हमें 30 जून 22 तक देना है। कब देना है? वेयर द कंपनी इज हैविंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और आउटस्टैंडिंग एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स। यहां से हमें क्या पता लगता है? इवन इफ द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट्स बट दे हैव एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल DPT 3। इट मींस डिपॉजिट है या नहीं है। अगर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट की लिस्ट में भी आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यू नीड टू गिव DPT 3। आपको DPT 3 एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के लिए भी देना है। अभी हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें डिपॉजिट्स में आएंगी, कौन से क्रेडिट्स डिपॉजिट में आएंगे और कौन से क्रेडिट्स को एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट की डेफिनेशन में रखा जाएगा। एज एट 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, इट मींस 31 मार्च 2022 की डेट का अगर आपको DPT 3 देना है, उसे आपको 30 जून 2022 तक देना है, जिसमें आपको अपनी डिपॉजिट्स की डिटेल तो दिखानी ही है, प्लस में एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स की डिटेल भी देनी है। एक ही फॉर्म है दोनों का। आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके केस में ओनली डिपॉजिट्स एप्लीकेबल हैं, आपके केस में ओनली एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स एप्लीकेबल हैं, या आपके केस में डिपॉजिट्स एंड एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स दोनों केस एप्लीकेबल हैं। तो उन दोनों केस के लिए ही एक ही DPT 3 फाइल होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ड्यू डेट जो है DPT 3 की वो है 30 जून 2022 की। इट मींस 30 जून 2022 तक आपको आपका DPT 3 फाइल करना है। क्या डिपॉजिट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी हुई है कि डिपॉजिट्स किन किन को माना जाएगा? डिपॉजिट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में वैसे ही दी हुई है जैसे सर्विस टैक्स लॉ में हमें बताया गया था कि किन किन आइटम्स पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। जैसे GST लॉ में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू करके बताया जाता है कि किन किन सप्लाईज पे GST नहीं लगेगा। मींस नेगेटिव लिस्ट क्राइटेरिया के बेस पे डिपॉजिट की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। इट मींस बोला गया है The company law provides the definition of deposits as a negative list criteria, wherein it says that
एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन, डिपॉजिट और इन एनी फॉर्म। अगर आपको कोई भी लोन मिला, डिपॉजिट मिला या किसी भी तरह का क्रेडिट बैलेंस मिला, आपको आपके अकाउंट में पेमेंट आई, बैंक ट्रांजैक्शन आई, कैश ट्रांजैक्शन आई, अगर आपके अकाउंट में कोई भी मनी रिसीव हुआ आपको, उसे हम डिपॉजिट मान लेंगे। इट मींस एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, सभी के सभी रिसिप्ट ऑफ मनी को इसने अपनी डेफिनेशन के अंदर ले लिया। अब हम बोल रहे थे कि नेगेटिव लिस्ट क्राइटेरिया पे बेस है। आगे इसने बोला एंड अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स इज प्रोवाइडेड। इट मींस गवर्नमेंट ने बोला डिपॉजिट मींस एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन, डिपॉजिट और इन एनी अदर फॉर्म विल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन जो लिस्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इट मींस उन्हें हम क्या मानेंगे? एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स मानेंगे। मींस जितनी भी कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट से रिलेटेड आपको कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस को आपको कंप्लाई नहीं करना है। अगर आप एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स वाले क्रेडिट बैलेंस लेके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैठे हैं तो, लेकिन आपको डीपीटी 3 देके ये बताना पड़ेगा कि कितने एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स आपके यहां पे आउटस्टैंडिंग है। एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स की लिस्ट बहुत वाइड है, लेकिन हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं जितनी हम कॉमनली फाउंड आइटम्स देखते हैं जो जनरली हमें हर कंपनी के केस में मिल जाती है। जो भी कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर रही है उन केसेस में हमें मोस्ट कॉमनली ये आइटम्स मिलती हैं जिनकी अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, पॉइंट नंबर 1, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अगर वो बैंक से लिया गया लोन है तो, या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन है तो अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है तो वो लोन को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अगर वो लोन बैंक से लिया गया है। सिर्फ बैंक्स की और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात लिखी है। नंबर 2, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। नाम क्या है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। मींस एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से मनी लिया। बोला गया एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी से मनी लेती है तो उसे भी हम डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। मींस अगर आप अपनी ग्रुप कंपनी को या किसी सेपरेट कंपनी को बोलते हैं कि हमें लोन दे दीजिए, तो अगर वो लोन उस कंपनी ने आपको दिया तो आपके लिए वो डिपॉजिट नहीं है, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है। मींस कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शन को भी डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। मींस उसे भी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट बोला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और रिफंड। सेक्शन 42 जो प्राइवेट प्लेसमेंट का है वो हमें बोलता है 60 डेज के अंदर जैसे हमें एप्लीकेशन मनी मिला उसके 60 डेज के अंदर हमें शेयर्स को इशू करना होता है। अगर हम उन शेयर्स को 60 डेज के अंदर इशू नहीं करते हैं तो 15 दिन के अंदर हमें उनका पैसा वापसी देना होता है। तो बोला गया अगर आपने शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा ले लिया और 60 दिन में शेयर इशू भी नहीं किए और 15 दिन में उस पैसे को रिफंड भी नहीं दिया तो उस टाइम पीरियड के बाद उस शेयर एप्लीकेशन मनी को भी डिपॉजिट मान लिया जाएगा। मींस अगर 75 दिन के 75 डेज के परव्यू में ही वो शेयर एप्लीकेशन मनी है तो वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगी, अदरवाइज उसे डिपॉजिट की डेफिनेशन में ले लिया जाएगा। उसके बाद है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर और हिज रिलेटिव ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। किसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर ने अपना लोन दिया कंपनी को या किसी डायरेक्टर ने के रिलेटिव ने लोन दिया कंपनी को, उसे भी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट की डेफिनेशन में रखा जाएगा। मींस वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स होंगे। यहां पे एक कंडीशन और लगाई गई, डायरेक्टर ने अगर कंपनी को लोन दिया है तो वो लोन उसके ओन फंड से होना चाहिए। मींस ऐसा ना हो कि डायरेक्टर ने भी लोन लिया और आपको भी लोन दे दिया, तब तो वो अमाउंट डिपॉजिट माना जाएगा। इसलिए हमें जब भी डायरेक्टर से कोई लोन लेना है एक डिक्लेरेशन साइन करानी है, जो हम अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी लिखेंगे। एक डिक्लेरेशन साइन करानी है कि जो पैसा डायरेक्टर और उसके रिलेटिव ने कंपनी को दिया है Those are owned funds of directors and relatives। उसके बाद बोला गया एडवांस फ्रॉम एम्प्लॉइज अप टू हिज एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी जितना अगर आप एम्प्लॉय से एडवांस अपने पास लेके रखते हो, दोस्तों यहाँ जितनी हम बात कर रहे हैं वो सब लाइबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं, एसेट साइड की बात नहीं कर रहे। तो जितना भी एडवांस आप एम्प्लॉय से एनुअल सैलरी का दे के रखते हो, नहीं लेके रखते हो। जैसे हम कंपनीज को देखते हैं न्यू एम्प्लॉयमेंट के टाइम वो कुछ बॉन्ड के पैसे लेती हैं, तो वो बॉन्ड अगर एनुअल सैलरी के जितना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स है, अदरवाइज उसे डिपॉजिट की डेफिनेशन में मान लिया जाएगा।
कस्टमर के एडवांसेस अगर आउटस्टैंडिंग हैं तो अगर 365 डेज के विद इन ब्रैकेट में है एजिंग, तो उस केस के अंदर तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, नहीं तो उन कस्टमर एडवांसेस को भी डिपॉजिट मान लिया जाएगा। इन सब पॉइंट्स के बारे में आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब आप ऑडिट करेंगे, जब आप सेक्रेटरियल ऑडिट करेंगे या आप कंपनीज एक्ट के अंदर अपनी स्टैट ऑडिट करेंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से अमाउंट्स आपके एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट की डेफिनेशन में आते हैं और कौन से अमाउंट आपके डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल हो जाएंगे, ताकि आप सेक्शन 73 टू 76 की कंप्लीट कंप्लायंस उन अमाउंट्स के लिए चेक कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर कोई एडवांस आया हुआ है तो उसे अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही एडजस्ट करते हैं तो ऐसे केसेस को एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट माना जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडवांस मैं वापसी देता रहता हूं कुछ टाइम के बाद, तो ऐसे केसेस डिपॉजिट्स में फॉल होंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपने कुछ लिया हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने एक कंपनी को वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी, उस कंपनी ने मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे उस कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तो उस केस के अंदर अगर मैं एक कंपनी होता और सामने वाला पर्सन अगर नॉन कंपनी होता, तो ऐसे केस में उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी हम डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं रखते। अगर वो ट्रांजैक्शन कंपनी टू कंपनी के बीच होती तो वैसे ही डिपॉजिट ना मानी जाती, लेकिन कंपनी टू नॉन कंपनी के बीच है, तो अगर उस केस में रिसिपिएंट कंपनी है तो ऐसे केस में उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट माना जाएगा। कंपनीज एक्ट के अंदर 2017 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें बोला गया कि कुछ एक कंडीशंस डिपॉजिट के जो रेगुलेशंस की हैं वो कुछ प्राइवेट कंपनीज पे नहीं लगेंगी जो कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगी। मींस हमने क्या बोला कि 2017 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें बोला गया कि जो डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर की कंडीशंस लगती हैं, अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट में फॉल होता है तो उन कंडीशंस में कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाएगी अगर कोई प्राइवेट कंपनी कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करती है। तो अगर हम पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो डिपॉजिट्स तो माने जाएंगे ये अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऊपर वाले अमाउंट्स और जो बाकी अमाउंट्स दिए गए हैं डिपॉजिट के एग्जेम्पशन के अंदर, तो उसके अलावा अगर कोई भी अमाउंट प्राइवेट कंपनी लेती है तो उसे डिपॉजिट तो माना जाएगा। लेकिन उनको एग्जेम्पशन दी हुई है कि उन्हें अपने मेंबर्स को सर्कुलर नहीं इशू करना है जिसमें वो बताते हैं कि हम कितना डिपॉजिट लेने वाले हैं, आज के दिन में हमारे पास कितना डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग पड़ा है, हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या है। इन चीज़ों की डिटेल का सर्कुलर हमें अपने मेंबर्स को इशू नहीं करना और ना ही उस सर्कुलर को हमें आरओसी के पास फाइल करना है। हमें डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व भी नहीं बनाना। जो 20% के डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की बात है, हमें डिपॉजिट रीपेमेंट का रिजर्व भी नहीं बनाना है और हमें यह भी नहीं बताना है कि हमने कोई डिफॉल्ट पुराने डिपॉजिट्स के अंदर किया था या नहीं किया था। मींस इन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लिया गया अमाउंट डिपॉजिट की डेफिनेशन में तो आएगा, लेकिन रिलैक्सेशन दी गई है कंडीशन से कि आपको सर्कुलर इशू नहीं करना है, सर्कुलर को फाइल नहीं करने आरओसी के पास, आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट नहीं करना है और डिफॉल्ट के बारे में अपनी कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी है। कौन सी कंपनीज को ये एग्जेम्पशंस मिलेंगी? मींस ये एग्जेम्पशंस काफी डिटेल्ड एग्जेम्पशंस हैं। अगर ये एग्जेम्पशंस भी किसी कंपनी को मिलती है तो इन केस उनको एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट ही तो माना जाएगा, बस उस केस में चार्ज ही तो क्रिएट होता है। प्राइवेट कंपनीज, अगर ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपने मेंबर से डिपॉजिट लिया है अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, तो उन्होंने अपना जो डिपॉजिट लिया है वो मेंबर से लिया है और अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स लिया है, तो ऐसी कंपनीज को इन 4 कंडीशंस की रियायत मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। जितनी भी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनकॉर्पोरेशन के 5 साल के अंदर इन सभी कंडीशंस को फुलफिल नहीं भी करती हैं डिपॉजिट लेने के टाइम तो भी चलेगा। मीन स्टार्टअप कंपनीज को 5 इयर्स का सनसेट पीरियड दिया गया है कि उन्हें इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना। अमाउंट डिपॉजिट होगा लेकिन इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना है। या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करती हैं, मींस कंपनी किसी ग्रुप कंपनी का पार्ट नहीं है, एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है किसी अदर कंपनी की, कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो पेड अप कैपिटल का दुगना और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से कम है। इट मींस उनकी बोरोइंग्स जो हैं दुगना और पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से कम है और कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स का
कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है आज के दिन में जब वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही हैं, तो इस टाइप की 3 कंपनीज के द्वारा लिए गए डिपॉजिट्स को डिपॉजिट तो माना जाएगा, लेकिन उस केसेस के अंदर हमें ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है जो आप पॉइंट नंबर 9 के अंडर में देख रहे हैं। सो यहां से आपको पता लगा होगा कि मोटा मोटा एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। अब आपको जब अपना डीपीटी 3 फाइल करना है तो वो डीपीटी 3 आपको डिपॉजिट्स का भी फाइल करना है, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स का भी फाइल करना है। तो कुछ एक क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स की बात करते हैं जो आपको फॉर्म डीपीटी 3 फाइल करते वक्त काम में आएंगे। पॉइंट नंबर 1, there are 3 applicable options in form DPT3 as per the applicability. Number 1, return on deposit। जैसे आप अपना DPT3 खोलेंगे उसमें आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे सिलेक्ट करने के लिए, उसके बाद ही आपका डिटेल्ड फॉर्म ओपन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप सिर्फ रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स फाइल करने वाले हैं, जो किस केस में एप्लीकेबल होती है, व्हेन द कंपनी हैज ओनली आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एज एट 31 मार्च। जिस कंपनी के पास सिर्फ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं उन कंपनीज को तो रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नंबर 2 ऑप्शन होगा पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। अगर आपके पास एक्चुअल डिपॉजिट्स नहीं हैं, ओनली एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हैं, तो उस केस में आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेबल व्हेन द कंपनी हैज ओनली एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स मींस अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बैंक लोन आ रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कस्टमर एडवांसेस आ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई शेयर एप्लीकेशन मनी आ रही है जो 75 डेज के विद इन वाली ही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ रहे हैं जो आपने रिसीव किए हुए हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवांस आ रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटर कंपनी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, ऐसी सभी केसेस को एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स कहा जाता है जैसा अभी हमने बात की। और उस केस में जो डीपीटी 3 जाएगा वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जाएगा, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स। पॉइंट नंबर 3 किन के लिए है, अगर किसी कंपनी ने रिटर्न ऑन डिपॉजिट भी फाइल करनी है और एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट की रिटर्न भी फाइल करनी है तो उनके लिए ऑप्शन दिया गया है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। तो जैसे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स के भी पर्टिकुलर्स फिल कर पाएंगे और एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के पर्टिकुलर भी फिल कर पाएंगे। So once you select the applicable option, the contents of the form will be open accordingly. Point number 2, आपको डीपीटी 3 में अपनी नेटवर्थ देनी होती है। नेटवर्थ कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 57 डिफाइन करता है। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ उसमें लिखा हुआ है कि हमें लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से देनी है। अब आपको पता है लिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो हो सकता है 30 जून तक उनके पास उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो, लेकिन अगर हम कुछ प्राइवेट और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास जाके ही फाइनलाइज होती हैं। तो ऐसी कंपनीज अपनी नेटवर्थ लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डेट के हिसाब से कैसे देंगी, मींस अगर कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 अगस्त 2022 को ऑडिटेड इशू करेगी तो 30 जून 22 को वो 31 मार्च 22 वाली फिगर्स तो नहीं दे सकती ऑडिटेड। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्रोविजनल बैलेंस शीट के बेस पे कर दें या हम 31 मार्च 2021 वाली बैलेंस शीट को यूज करके उस बेसिस पे अपनी नेटवर्थ की फिगर निकाल के दे दें। तो कंपनी एक्ट के अंदर जो डीपीटी 3 का फॉर्म नोटिफाइड हुआ है उसमें बोला हुआ है कि आपको नेटवर्थ लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से देनी है। तो हम प्रोविजनल बेसिस पे अपने अमाउंट्स नहीं ले सकते, हमें जो अपने अमाउंट्स लेने हैं वो 31 मार्च 2021 के लेने हैं। अगर 31 मार्च 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक ऑडिटेड नहीं हुई है तो उसके ऊपर डीपीटी 3 में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स आपने कब की है। तो अगर हम 30 जून 2022 की बात करें तो आपने अकाउंट्स की क्लोजिंग तो 31 मार्च 22 को ही किया। इट मींस अकाउंट्स की क्लोजिंग में 31 मार्च 22 की डेट ही आएगी फाइनेंशियल ईयर 21 टू 22 के लिए। लेकिन जब हम नेटवर्थ की बात करेंगे तो हम लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे अपनी डिटेल्स देंगे। पॉइंट नंबर 3, the figures of deposits or exempted deposits needs to be furnished as at the end of financial year and not the amount received during the year। मान लीजिए आपने एक बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उस 15 लाख में से 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है अभी 31 मार्च 2022 को, तो क्या मुझे 15 लाख रुपए की फिगर दिखानी है या 1 लाख की फिगर दिखानी है? मुझे सिर्फ एज एट 31 मार्च 2022 की फिगर दिखानी है।
वो चाहे एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हो या डिपॉजिट्स हो, हमें जो फिगर्स दिखानी है वो 31 मार्च 2022 के एज एट की फिगर्स दिखानी है। तो अगर कोई अमाउंट सेम ईयर में स्केल हो चुका है, ऐसे अमाउंट्स को हम DPT3 के एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में नहीं दिखाएंगे, लेकिन जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग बचा हुआ होगा उसे हम पक्का दिखाएंगे। ऑडिटर सर्टिफिकेट, ऑडिटर सर्टिफिकेट कब चाहिए होता है? आप DPT3 में अटैचमेंट्स में जाके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आप ऑडिटर का सर्टिफिकेट इशू कीजिए। तो ऑडिटर का सर्टिफिकेट कंपनी को कब कब लेना मैंडेटरी है? ऑडिटर का सर्टिफिकेट कंपनी को ओनली उन्हीं केसेस में लेना मैंडेटरी है जहां कंपनी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट तो फाइल कर ही रही है। इट मींस हमने ऊपर 3 पॉइंट्स की बात की थी, इस केस के अंदर ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स है। सेकंड केस के अंदर क्योंकि सिर्फ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट की बात ही करनी है, ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और अगर हम रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स एज वेल एज एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो इसमें भी हमें रिटर्न ऑफ डिपॉजिट तो फाइल करनी ही है, इसलिए ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए। मींस ऑडिटर सर्टिफिकेट सिर्फ तब नहीं चाहिए जब हम ओनली एंड ओनली एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के लिए DPT3 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एक टिप है हमारी साइड से, आप पक्का यूज कीजिएगा इसको। एवरी कंपनी नीड्स टू एनालाइज इट्स ट्रायल बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। आप अपनी ट्रायल बैलेंस लीजिए, आप अपनी बैलेंस शीट लीजिए 31 मार्च 2022 की आज के दिन में, और उनमें देखिए क्या कोई डिपॉजिट या एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट आ रहा है। अगर आपको एक भी अमाउंट डिपॉजिट या एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट का दिखता है, यू नीड टू फाइल फॉर्म DPT3। And is any deposit or exempted deposit exist as at 31st March, form DPT3 is mandatorily required to be filed। अगर आपको एक भी अमाउंट डिपॉजिट का या एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट का दिखता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 31 मार्च 22 की, तो आप 21-22 का DPT3 30 जून 22 तक जरूर फाइल कीजिएगा। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन, भूलिएगा मत। थैंक यू।